ओके, तो हमने कर लिया था ओके, क्वेश्चन नंबर 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 5th था, आई थिंक। यस, 5th। हाँ, 5th से स्टार्ट करना है ना, 5 6। देखते हैं आप कितना हो जाता है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। ओके सर। तो यहाँ है Who among the following who among the following theorists particularly emphasized the social and historical dimensions of a tax reception? राइट, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए है ना। और एक और क्वेश्चन 6 वाला देख लीजिए। Which one among the following is a set of the metaphysical poets? मेटाफिजिकल, और ये 7th वाला और है ना। जी, which one of the following statements is true about Aristotle's poetics? चलिए पहले इन तीनों को हम देखते हैं, यदि ये 3 खत्म हो जाता है तो हम फिर नेक्स्ट वाले में भी चले जाएंगे। ओके, अब देखते हैं हम। यस, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, कितना जूम होता है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सबसे पहले है हमारा रिसेप्शन थ्योरी, जैसे इंडिविजुअल रीडर्स रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, है ना। Yes. हाँ, तो रिसेप्शन थ्योरी यानी कि इंडिविजुअल रीडर्स रिस्पॉन्स, इसे किसने दिया था? HR जॉस ने। तो इन्होंने एक थ्योरी दिया था, ये एक्चुअली जर्मनी के थे, 1960 में उन्होंने ये थ्योरी दिया था। बाद में फिर इसी तरह के कॉन्सेप्ट को रीडर्स रिस्पॉन्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अमेरिकन ने भी, मतलब अमेरिका में भी ये इस तरह के थ्योरीज डेवलप हुए, जो 10 साल के बाद वहाँ पे यूएस में भी स्टार्ट, लेकिन सबसे पहले जर्मनी में ऑलमोस्ट कुछ जो क्रिटिक्स थे वो एक साथ आए और उन्होंने स्टार्ट किया था। तो हम देख रहे हैं ये जो, यदि आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिसेप्शन थ्योरी जो है ना, वो किसने दिया था, तो Yes. और ये फोकस करता है इंडिविजुअल रीडर्स रिस्पॉन्स के ऊपर। ठीक, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि ये फोकस करता है किस पे? सोशल पे या फिर रीडर पे, है ना, सोशल पे या फिर रीडर पे, रादर देन ऑथर और टेक्स्ट। कि ये मतलब टेक्स्ट पे या ऑथर पे ज्यादा फोकस ना करके किस पे फोकस करते हैं? रीडर पे और सोशल पे। अब इसको और आगे पढ़ेंगे हम, हाँ और डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं। ओके, तो जो ये रीडर्स रिस्पॉन्स थ्योरी था, है ना, ये कब आया था? 1960 में। और यहाँ पे देखिए, अभी हमने पढ़ा था ना कि जो रिसेप्शन थ्योरी है वो किसने दिया था? HR जॉस ने, जिनका पूरा नाम था हैंस रॉबर्ट जॉस, है ना, ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने डेवलप किया था जर्मनी में 1960 में। अच्छा, तो ये एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट जो 1960 में कैसे आया था कि एक ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स थे, जैसे स्टेनले फिश, है ना, ये नाम है यहाँ पे, वॉल्फगैंग, नॉर्मन एच, है ना। तो यहाँ पे इनके नाम, नॉर्मन एच का मतलब है नॉर्मन हॉलैंड। तो हाँ, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट व्हाट रीडर्स रिस्पॉन्स, ना कि वो मतलब क्या लिखा है उस पे नहीं, उस रीडर्स का रिस्पॉन्स क्या है उस पे ज्यादा ध्यान देने लगे थे। ठीक, और ये उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे रीडर्स रिस्पॉन्स का, है ना, इंस्टेड ऑफ क्या कि टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, या फिर ऑथर का इंपॉर्टेंस ज्यादा। पहले मतलब कि किसी ने लिख दिया तो हाँ वही मानते थे, ऐसा वो नहीं। अब आदमी क्या सोचता है उसको, ठीक है, उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। और ये जो थियरी है वो इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है कि ये थियरी आप किसी भी फील्ड में लगा सकते हो, कि भाई कहीं जैसे मार्केटिंग हो गया, तो मार्केटिंग में प्रोडक्ट क्या है उससे ज्यादा कि जो प्रोडक्ट खरीदने वाला है, कस्टमर का रिस्पॉन्स क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ना कि आपका प्रोडक्ट। पहले क्या था, प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान दिया। यदि आप ये देखें, जो शुरू में क्या होता था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आया था, कानून नहीं आया था। शुरू में क्या होता था, यदि भाई कंपनी ने जो सामान बना लिया वो खरीद लो, जैसा भी है, यदि वो खराब निकला तो भाई कुछ नहीं कर सकते आप, कोई कानून ही नहीं था। तो शुरू में जो ऑथर ने लिख दिया, जो टेक्स्ट है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, ना कि रीडर्स के रिस्पॉन्स को। लेकिन बाद में क्या हुआ, रीडर्स के रिस्पॉन्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया कि रीडर कैसे रिस्पॉन्स करता है ना, एक जनरल पब्लिक कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। रीडर, इसको रीडर्स रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, रीडर्स रिस्पॉन्स थ्योरी, है ना, या रिसेप्शन। जो रीडर्स रिस्पॉन्स थ्योरी ही हम पढ़ रहे हैं, उसी में एक जो हमने पढ़ा है कि हैंस रॉबर्ट जॉस जो है, उन्होंने उसको क्या बोला है, इसी को लगभग इसको बोला है रिसेप्शन थ्योरी, है ना। तो जनरल पब्लिक, सोशल, है ना, तो या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है भाई उसका टेक्स्ट का, तो ये सब जो रिस्पॉन्स है ना उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ओके, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी है कि जैसे मैंने आपको एक मार्केटिंग का एग्जांपल दिया, उसमें भी लग जाता है इस तरह का थ्योरी, है ना।
क्लोजली एसोसिएटेड विद रीडर्स रिस्पॉन्स थ्योरी, जिसे हम जनरल पब्लिक रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। सबसे पहले इसको जो एचआर जॉस थे उन्होंने डेवलप किया था जर्मनी में 1960 में, क्योंकि जो एचआर जॉस थे और बाकी लोग भी थे, है ना, जैसे कि यहाँ पे स्टैनले फिश थे, नॉर्मन थे, वॉल्फगैंग थे, इन सब ने मतलब क्या कर रहे थे, तो वो क्वेश्चन पूछना उन्होंने चालू कर दिया था कि भाई रीडर्स रिस्पॉन्स का क्या है ना, उसका Okay. क्या है, ना कि सिर्फ हम ऑथर के बारे में बात करते रहें और लिटरेचर के बारे में बात करें या टेक्स्ट के बारे में बात करें। रीडर्स रिस्पॉन्स का क्या है ना, समाज क्या कहता है उसके बारे में, है ना, सोशल रिस्पॉन्स क्या है, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्स क्या है, सबका इसका पीछे का आगे का सब। और बाद में ये कॉन्सेप्ट दिस स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म इमर्ज्ड इन यूएसए में 1970 में इमर्ज हो गया था इसी तरह का। ओके, सो इसके जो मेन थियोरिस्ट हैं जो जिन्होंने इसके ऊपर काम किया हुआ है, तो एक तो हमने ये पढ़ लिया था रॉबर्ट जॉस, जिन्होंने रिसेप्शन थ्योरी दिया, एक्चुअली वो भी यही है, रीडर्स रिस्पॉन्स थ्योरी, लेकिन इन्होंने उसको नाम दे दिया था रिसेप्शन थ्योरी। फिर यहाँ पे नॉर्बर्ट हैं, फिर उसके बाद है हमारे रेनर, उसके बाद है हमारे डेविड, उसके बाद नॉर्मन हॉलैंड है, स्टेनले फिश हमने पढ़ लिया था, अभी लुइस हैं, तो ये सब इसके मेन थियोरिस्ट हैं जिन्होंने रीडर्स रिस्पॉन्स के ऊपर काम किया। अब वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या है ना, तो यहाँ पे ज्यादा घुमा के नहीं पूछा उन्होंने क्वेश्चन, बहुत ही डायरेक्टली पूछ लिया है। अब आप देखिए इसमें से कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग थियरिस्ट, हाँ फिफ्थ वाला है ना, तो इनमें से कौन जो है जिसने एम्फसाइज किया है किस चीज पे, सोशल हिस्टोरिकल डायमेंशन ऑफ टेक्स्ट रिसेप्शन। तो रिसेप्शन थियरी जो है ना, वो किसने दिया हुआ है हमें, स्टैनली फिश है इनमें से, स्टैनली फिश नहीं, मैंने आपको बताया था ना ये ऑप्शंस, वो जो नाम बताए थे आपने, एक बार दिखाइए वो नाम। पहले इसको देखो, आप नाम यहाँ पे देख लीजिए। अब मैं इसको जूम करता हूँ, स्टैनली फिश, हैंस रॉबर्ट जॉस, है ना, इन्होंने ये जर्मनी में 1960 में थियरी डेवलप किया था, और ये बाकी थियरिस्ट हैं उसमें। ओके ओके, एक मिनट, ये देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया रिसेप्शन थियरी किसने दिया है, ठीक, एचआर जॉस। इन्होंने ये 1960 में जर्मनी में उन्होंने ये थियरी जो रिसेप्शन थियरी है वो डेवलप कर लिया था। फिर बाकी लोग भी इसी पे काम कर रहे थे, है ना, बाकी लोगों ने भी किया, अमेरिका में भी 1970 तक ये कॉन्सेप्ट आ गया था, है ना, लेकिन जर्मनी में चार्ल्स जॉस ने इसको रिसेप्शन थियरी बोला, रीडर्स रिस्पॉन्स थियरी को, ठीक, कॉन्सेप्ट एक ही है, मतलब ये बोले या ये बोले एक ही है ना। तो इन्होंने इस पे ज़्यादा एम्फसाइज किया हुआ है कि उसका जो सोशल इंपॉर्टेंस क्या है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, रादर देन कि ऑथर या फिर हम टेक्स्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो वापस जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, है ना, अब फिर से देखिए क्वेश्चन, अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग थियरिस्ट, है ना, इनमें से जो थियरिस्ट हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो एम्फसाइज किया है ना, सोशल एंड हिस्टोरिकल डायमेंशन ऑफ टेक्स्ट रिसेप्शन, तो उस पे सबसे ज्यादा एम्फसाइज किसने किया है, सबसे पहले इन्होंने जर्मनी में किया था, ठीक है, चार्ल्स जॉस, हाँ यस सर, ठीक है, और उन्होंने अपने थियरी का नाम भी तो दिया है रिसेप्शन थियरी, रिसेप्शन थ्योरी, यस सर। तो इसको अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट, अब इसको समझते हैं। तो यहां से देखते हैं हम, हाँ यहाँ पे पूरा दिया हुआ, देखिए जो अभी स्क्रीन दिख रहा है आपको साफ, यस सर, ओके, देखिए तो मेटाफिजिकल पोएट जो है, तो इसमें सबसे बड़ा जो नाम है ना, वो है जॉन डॉन का, ओके, है ना, सबसे फेमस जो है, मींस मतलब सबसे फेमस जो है ना सर, मेटाफिजिकल पोएट में सबसे जो बड़ा नाम है वो है जॉन डॉन का। लेकिन मेटाफिजिकल टर्म किसने कॉइन किया, वो बाद में कॉइन हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था कि मतलब एक कैटेगराइज जो किया गया कि भाई ये किस तरह का पोयम लिख रहे हैं, है ना, तो किस तरह का पोयम लिख रहे हैं, इसको जो टर्म दिया था मेटाफिजिकल, वो जो टर्म जो कॉइन किया था वो क्या था, सैमुअल जॉनसन ने बाद में। ओके, हाँ, लेकिन ये जो स्टाइल था, है ना, वो कब से स्टार्ट हो गया था, जॉन डॉन के टाइम से, मतलब इसको कॉपी किया था बाकी सब ने, ओके, है ना। तो यदि पेपर में आता है कि टर्म किसने कॉइन किया, तो आप बोलोगे सैमुअल जॉनसन ने किया, सैमुअल जॉनसन, लेकिन सबसे फेमस मेटाफिजिकल पोएट कौन है, तो आप बोलोगे जॉन डॉन, जॉन डॉन, क्योंकि इसी को सबने कॉपी किया, इसके स्टाइल को कॉपी किया है, और इनका स्टाइल क्या था, मेटाफिजिकल। ओके, मेटाफिजिकल का मतलब क्या है, मेटा मीन्स बियॉन्ड, फिजिकल मीन्स फिजिकल वर्ल्ड, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी इस फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड उन्होंने पोयम लिखना शुरू किया था। अब मैं आपको जॉन डॉन का एक वो बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे।
मतलब जो जो इस फिजिकल वर्ल्ड में होता है वो नहीं, कुछ अलग ही कल्पना कर रहे थे, ऐसी चीजों का कल्पना जो एक्चुअली फिजिकल ये रिचा रिचा कौन है? रचना अच्छा रचना है, सॉरी, हाँ एक आइडिया है, सॉरी, रचना एक्सेप्ट कर लूं? यस सर, वो शी इज माय स्टूडेंट। अच्छा अच्छा, इनको भी करना है क्या? हम्म। अच्छा ठीक है, तो चलिए ठीक है। अच्छा वो एक ही क्वेश्चन निकला अभी, एक मिनट मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ। हाँ तो हम रचना मैम देखिए, हम ये क्वेश्चन कर रहे थे एक्चुअली, हम पहले क्वेश्चंस कर रहे हैं कुछ, ताकि आपका जल्दी जल्दी एक एक बेसिक आइडिया पूरा हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और ये पेपर जो है आपका अक्टूबर 2020 का है, सॉल्व पेपर है ना। ओके। हाँ तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि मेटा इसमें से है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ मेटाफिजिकल पॉइंट। तो मैं पहले इसका बेसिक जो है ना कॉन्सेप्ट वो क्लियर करा दूं, फिर आप देखिएगा इसमें से ABCD में से कौन सा मेटाफिजिकल पोइट है। तो आप थोड़ा और उसके बाद 7th करेंगे। तो अब देखते हैं। हाँ यहाँ पे, और ये जो आपको स्क्रीन पे नोट्स दिख रहा है ना, वो मैं आपको भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पे, तो आप अपना नोट्स बना लीजिएगा देख देख के। ओके सर। और बाई चांस से मेरी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है तो वो समझ में ना आए तो वापस वीडियो देख लीजिएगा, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, तो देखिए, तो मेटाफिजिकल पोइट जो है ये, हाँ तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बता रहा था आपको। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मेटाफिजिकल पोइट, तो ये टर्म किसने कॉइन किया था? सैमुअल जॉनसन ने। सैमुअल जॉनसन। और जो यदि वो पूछते हैं आपको कि फेमस मेटाफिजिकल पोइट कौन है सबसे ज्यादा, तो भाई जॉन डन है, क्योंकि इन्होंने ही स्टार्ट किया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन डन, इनको सबने फॉलो किया था। और जॉन डन का स्टाइल क्या था? मेटाफिजिकल। तब तक ये नहीं, मतलब ये नहीं पता था, ये टर्म ऐसा नहीं लिखा गया था कि मेटाफिजिकल पोइट मतलब मेटाफिजिकल है ये कुछ। तो मेटा का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड। फिजिकल का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। यानी कि कुछ ऐसी बातें जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में नहीं हो, कुछ काल्पनिक बातें, इस तरह का उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। और बाकी साहब ने, मतलब ये जो आपके वो फिगर ऑफ स्पीच होते ना, ये उन्होंने फिगर ऑफ स्पीच लगाते थे, सिमिली, मेटाफोर और इस तरह की चीजें लगाते थे और काल्पनिक चीजों का बात करते थे। तो इसी को बाकी सब लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया था उस टाइम। तो याद रखिए मेटाफिजिकल टर्म जो कॉइन बाद में हुआ है, ठीक है, बाद में हुआ है। कैसे बाद में हुआ है? तो देखिए मैंने यहाँ पे आपके उस सुविधा के लिए लिख दिया। जॉन डन का जन्म कब हुआ था? 1572 में, है ना। जॉन डन का जन्म कब हुआ है? 1572 में। और सैमुअल जॉनसन का जन्म बाद में हुआ है, ठीक। तो यानी कि फेमस कौन हुए? मेटाफिजिकल जॉन डन हुए, और इनको बाकी सबने कॉपी किया हुआ। और ये 4-5 नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको याद रखिएगा। और भी है नाम, मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जॉन डन हो गए, हेनरी हो गए, एंड्रू हो गए, है ना, जॉर्ज हो गए, ये सब क्या है? फेमस मेटाफिजिकल पोइट है, जिनमें सबसे सबसे ज्यादा और सबसे बड़े भी वही हैं। इसी को यानी कि सबने फॉलो किया होगा। यदि हम ईयर्स देखें कब जन्म हुआ है सबका, तो इनके बाद ही सबका हुआ है। ओके चलिए, क्योंकि वो आपको नेट में ना बहुत क्लोज ऑप्शन देंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन में, फिर आपको और कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन देखना, फिर आपको लगेगा हाँ कैसे घुमाते हैं। तो इतना समझ में आ गया आपको कि जॉन डन को सबने फॉलो किया था। किस लिए फॉलो किया था? उनके स्टाइल को कॉपी किया था उन्होंने। कौन सा स्टाइल था उनका? मेटाफिजिकल। अब होता क्या है यहाँ पे कि सैमुअल जॉनसन जो थे, है ना, ये सब मेटाफिजिकल, देखिए ये सारे ये नाम देख लीजिए, एंड्रू, जॉर्ज, रिचार्ड, हेनरी, है ना, अब्राहम कॉली। इसमें अब्राहम कॉली एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जो कॉली है ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मैं बताऊंगा क्यों, है ना। फिर थॉमस हो गए, जॉन हो गए, रिचार्ड हो गए, है ना, एडवर्ड, इनका पूरा नाम याद कर लीजिएगा, ठीक। या बात थोड़ा रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। हाँ ओके, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। अब आगे की कहानी सुनते हैं हम, और आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो मैंने एक चीज आपको अभी बताया था, क्या, कि द बेस्ट नोन मेटाफिजिकल पोइट कौन है हमारे? जॉन डन। जॉन डन, यस। और इस टर्म को किसने कॉइन किया है? सैमुअल जॉनसन ने। सैमुअल जॉनसन। हाँ सैमुअल जॉनसन ने। और सैमुअल जॉनसन बड़े थे कि जॉन डन बड़े थे एज में? जॉन डन। जॉन डन, यानी कि ये जो टर्म कॉइन हुआ है वो बाद में कॉइन हुआ है ना। ओके, तो इनको इन लोगों ने फॉलो किया था, ठीक। जॉन डन 1572 में इनका जन्म हो गया था। अब आगे देखो आप ध्यान से, देखिए सैमुअल जॉनसन हुए 1779 में, और जॉन डन हुए 1572 में। यानी कि इसके बीच में उन्होंने, सैमुअल जॉनसन ने ये टर्म कैसे कॉइन किया था, इस मेटाफिजिकल वर्ड को आप देखते हैं यहाँ पे। तो इन सब मेटाफिजिकल पोएट के बाद 18th सेंचुरी में, है ना, एक पोएट या क्रिटिक आए जिनका नाम क्या था? सैमुअल जॉनसन। हाँ सैमुअल जॉनसन। तो अभी जो आपने एक टेबल देखा था जिसमें बहुत सारे नाम देखे थे आपने, तो उन सब के बाद 18th सेंचुरी में, यानी 1779 और 81 में, 18th सेंचुरी में हमारे ये सैमुअल जॉनसन आ गए। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स।
ठीक, यानी कि एक्चुअली क्या हुआ था कि इनके पास ना एक वो जो जैसे आप पढ़ाते हो तो बुक वाले आते हैं ना आपके पास स्पेसिमेन कॉपी देने के लिए या कुछ ऐसे है ना, या Yes, तो sir. उस समय भी क्या होते थे, मतलब ऐसे इन लोगों के पास, राइटर्स के पास ना आया करते थे वो लोग कि अरे आप कुछ लिख दो तो हम बाजार में डाल देंगे और खूब बिकेगा ऐसा करके, तो आपको भी प्रॉफिट हो जाएगा, मेरा भी प्रॉफिट हो, हम आपको पैसे देंगे। ठीक, तो इसी तरह से उनके पास आए थे और इन्होंने उस आदमी का रिक्वेस्ट जो था वो एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, जो जितने भी अभी अभी तक के जो ऑथर हैं मेन उनका थोड़ा थोड़ा लाइफ के बारे में लिख देता हूँ। एक्चुअली वो उन्होंने थोड़ा ही लिखना था, लेकिन वो इतने सारे वॉल्यूम लिख दिए, मतलब इन सब के ऊपर लिखते लिखते किसी का बहुत ज्यादा लिख दिया, किसी का बहुत कम, तो उन्होंने बहुत ही मोटा सा बुक लिखा और उसके कई वॉल्यूम थे। पहले उन्होंने लिखना सोचा था छोटा ही, लेकिन वो बहुत बड़ा हो गया था। तो लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट, है ना, इंग्लिश पोइट्स, इसमें 52 पोइट्स का शॉर्ट बायोग्राफी लिखा था। ठीक है, 52 पोइट्स का, याद रखिएगा ये भी 52 पोइट्स है ना, क्योंकि हाँ कहीं से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए, जिसमें उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट वर्ड को कॉइन किया था तब, ठीक है, और वो कौन से राइटर के बारे में लिख रहे थे, देखिए मैंने आपको लाइन से बताया ना अभी इससे पहले, Abraham. काउली, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि वो नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ओके, तो ये मैंने आपको बताया था, तो ये सब के बारे में लिख रहे थे, और भी थे 52 थे, ये मेन है यहाँ पे। तो जब इस राइटर के बारे में ये लिख रहे थे तो ये टर्म उन्होंने लिखा था मेटाफिजिकल। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने उस टर्म को तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई किसके बारे में लिख रहे थे, तब उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। तो ये अब्राहम कॉली, इसलिए मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। तो उन्होंने देखा कि 17वीं सेंचुरी में, यानी कि इनसे पहले 17वीं सेंचुरी तक क्या हो रहा था, सबके सब राइटर बहुत ही चालाकी से लिखते थे, है ना, अपना विट का इस्तेमाल करते हुए, है ना, अपने अपने जो वो चीज लिखते थे उसमें अपना विट का इस्तेमाल करते थे बहुत अच्छे से, और बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड की बातें करते थे, है ना। बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया, लव, रिलीजन, मोरालिटी, है ना, और अपने काम में सिमिलीज, मेटाफर, इस तरह की चीजों का वो इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया, ऐसी चीजों का कंपैरिजन करते थे जिसका कोई मेल ना हो। ठीक है, अब हम देखिए, अब आपको ना एक जॉन डन का एक पोयम है उसके बारे में बताता हूँ और फिर आपको बहुत मजा आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जॉन डन ने एक पोयम लिखा था, है ना, एक पोयम लिखा था, उसमें जिस पोयम का नाम क्या था, द फ्ली। हाँ, एक फ्ली एक कीड़ा होता है, देखिए मेरा बायो का डायग्राम है ना, तो ये सुंदर चित्रकारी की ठीक है, तो ये कीड़ा है, मान लीजिए ये फ्ली है, ठीक है, तो ये फ्ली होता है ना, ये खून पीता है आदमी का, ठीक, तो ये खून पीता है। अब देखिए जॉन डन की कल्पना देखिए, और वो एक पोयम लिख रहा है और उस पोयम में क्या लिखता है, अब इससे पता चलेगा मेटाफिजिकल, इस तरह का उन्होंने कैसे जॉन डन ने स्टार्ट किया था, बाकी सबने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने क्या बोला उस पोयम में, पोयम का नाम क्या था, द फ्ली। हाँ, तो उस पोयम में वो जॉन डन क्या बोलते हैं अपने बिलव्ड को, कि ये जो फ्ली है ना, उसने मतलब तुम्हें भी काट लिया, मुझे भी काट लिया, हम दोनों का खून इसने पी लिया है। ठीक है, अब जब हम दोनों का खून इस कीड़े ने पी लिया है, इस फ्ली ने पी लिया है, तो उसके अंदर वो हमारा खून क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो यानी हमने क्या कर लिया, एक हिसाब से हमने सेक्स कर लिया विदाउट मैरिज। अब ये पोयम में वो ऐसा लिखता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बियॉन्ड द वर्ल्ड है ना, एक ऐसी कल्पना है और कंपैरिजन है, दो अलग अलग, जैसा आप पढ़ते हो ना सिमिली, मेटाफर, तो उसमें आप कंपेयर ही तो करते हो ऐसी फालतू की चीजों का। ठीक है, सिमिली में क्या होता है, जिनकी दो अलग अलग क्वालिटी होती है उनको आप कंपेयर करते हो। ठीक, अब वो एक्चुअली फालतू नहीं होता है, यदि आप पोएटिक उससे, यदि आपका पोएटिक इन सब में, लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो नहीं है, अब जिनका इंटरेस्ट नहीं होगा तो ऐसे बोलेगा फालतू है। अब अभी बाद में पढ़ने वाले हम एरिस्टोटल और प्लेटो के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, है ना, तो अपना अपना थॉट होता है। खैर, तो ये चीजें स्टार्ट हो गई थी, किसने, जॉन डन ने स्टार्ट की और बाकी सबने इसको कॉपी करना शुरू कर दिया। तो ये सब पोइट जो थे, है ना, इसको अच्छा, ये सब पोइट क्या करते थे, कॉइनसेट का यूज कर रहे थे। कॉइनसेट का मतलब क्या हो गया, इसको कॉइनसेट क्यों बोलते हैं, इस तरह का जो कंपैरिजन है। अब ये क्या कंपैरिजन हुआ कि मतलब हम दोनों का खून पी लिया और मिक्स हो गया, तो यानी कि हमने बिना शादी के सेक्स कर लिया, तो ये इस तरह का कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं, कॉइनसेट। ठीक है, तो कॉइनसेट का यूज करते थे ये सारे राइटर्स, इन सब का ग्रुप बनाकर उन्होंने क्या नाम दे दिया, इन सब जो राइटर्स था उनका ग्रुप बना के फिर उन्होंने क्या नाम दे दिया इसको, स्कूल ऑफ फिजिकल पोएट। हाँ, क्योंकि वो कॉइनसेट का इस्तेमाल कर रहे थे, है ना, क्योंकि वो बियॉन्ड द वर्ल्ड की बातें करते थे, क्योंकि वो मेटाफर, सिमिली जैसी चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, और ये सब शुरू किसने किया था, जॉन डन ने, बाकी सबने इसको कॉपी करना शुरू किया था। जब कॉली के बारे में सैमुअल जॉनसन लिख रहे थे तब उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। अच्छा, बाद में देखिए क्या हुआ कि 20th सेंचुरी में, देखिए 16th सेंचुरी तक के सारे राइटर्स के बारे में सैमुअल जॉनसन ने लिखा है, टोटल 52 राइटर्स के बारे में।
ठीक, उन्होंने शुरू में छोटा था, एक छोटा सा बुक लिख दूंगा मार्केट में, ठीक है, बिक जाएगा। लेकिन बाद में लिखते लिखते उन्होंने कई वॉल्यूम लिख दिया था, बहुत मोटी हो गई थी बुक। और कुछ ऐसे भी राइटर हैं जिनका मतलब कि कोई लेना देना ही नहीं है, आज मतलब हम उनको पढ़ते नहीं है ज्यादा या ना के बराबर, ठीक है, उनके बारे में भी लिखा हुआ है। किसी राइटर के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, किसी राइटर के बारे में उन्होंने कम लिखा है। और जो ये सैमुअल जॉनसन है, जैसे मिल्टन के बारे में, अब मिल्टन को वो पर्सनली पसंद नहीं करते थे, लेकिन मिल्टन के बारे में भी लिखा है उन्होंने, ठीक है। ओके सर। हाँ, मिल्टन के देखिए पर्सनली उनको पसंद नहीं करते थे, ये भी एक क्वेश्चन बनता है ना, कि पर्सनली वो पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बहुत तारीफ की है। तो मतलब वो जिनको पसंद नहीं करते थे, है ना, तो उनके बारे में भी लिखा हुआ है। अच्छा, तो 20th सेंचुरी में टीएस एलियट जो थे, टीएस एलियट आपने पढ़ा होगा, है ना, और उन्होंने हाँ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री का इंपॉर्टेंस के ऊपर एक ऐसे भी लिखा हुआ है ना। तो टीएस एलियट ने भी क्या किया है, मेटाफिजिक्स इसको प्रेज किया है, मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट को, और एक ऐसे लिखा है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री का जो इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर उन्होंने एक ऐसे भी लिखा हुआ है। ओके, अब थोड़ा सा और है, और फिर हम जो क्वेश्चन था ना हम वापस पढ़ेंगे उसको। अब देखिए ये क्या है। तो जॉन डन, याद रखिए जॉन डन जो है वो पैसों के लिए नहीं लिखते थे, ठीक। किसने बोला था कि ये तो आप मतलब कुछ ऐसा लिखे कि हम बाजार में बेचेंगे, किसको बोला था? सैमुअल जॉनसन को, है ना। जो ये बुक प्रिंट करते थे उस समय, या पब्लिश करते थे, या पैम्पलेट पब्लिश करते थे, वो किसके पास आए थे? सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने बाद में किया है ना 18th सेंचुरी में वो पैदा हुए हैं। लेकिन जॉर्डन जब लिखते थे, है ना, तो वो पैसों के लिए नहीं लिखते थे, याद रखिए। लेकिन उन जो लिखते थे उनके कुछ लेख को उन्हीं के टाइम में, उनके जीवन काल में ही कुछ लोगों ने पब्लिश कर दिया था, ठीक। लेकिन जो एंड्रू थे उनके बाद में, जो जॉर्डन को फॉलो करते थे, या ये जॉर्ज थे, है ना, इन लोगों ने जो लिखा है, तो इन लोगों ने तो मतलब इनका जो वर्क है उनके टाइम में पब्लिश नहीं हुआ, उनके मरने के बाद हुआ है पब्लिश, तो इन्होंने तो देखा भी नहीं अपने कुछ काम को पब्लिश होते हुए। और जॉर्डन भी हेलो सर, आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा मैम, आप थोड़ा सा नेटवर्क चेक करिए। हेलो, यस सर। आपको भी प्रेमलता मैम, आपको भी ब्रेक हो रहा है क्या? नो सर, यू आर ऑडिबल। मैम रचना मैम, आप थोड़ा सा ना नेटवर्क में आइए। ओके सर। हाँ, आ रहा है अभी? यस। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मैं ये बता रहा था, जो जॉर्डन थे वो पैसों के लिए नहीं लिखते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो लिखा हुआ था ना, उनके जीवन काल में ही कुछ पब्लिशर्स ने उसको पब्लिश कर दिया था, बुक उनके जो उन्होंने लिखा था वो। लेकिन ये एंड्रू जो बाद में जॉर्डन को फॉलो करते थे, और जो जॉर्ज थे वो भी जॉर्डन को फॉलो करते थे, है ना, तो इन्होंने जो कुछ भी लिखा था, इनका वर्क जो बाद उनके मरने के बाद पब्लिश हुआ है, ठीक। ये समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट? हेलो यस सर। हाँ रचना मैम, आपको समझ में आया कि नहीं? यस सर, ऑडिबल। हाँ, ये पॉइंट। अच्छा, अब चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन जो हमारा है, यस, अब एक मिनट थोड़ा समय, अब ये क्वेश्चन पढ़िए। अब आपको कौन सा लगा आंसर? सर सी वाला है ना। देखिए हाँ, इसमें जॉन ड्राइडन डाल दिया है, फिर इसमें भी जॉन ड्राइडन डाल दिया है, ठीक। टीएस एलियट ने क्या किया, बाद में अप्रिशिएट किया है, लेकिन ये जो है ना उसी टाइम के हैं। देखिए ये जो है ना उसी चेन के हैं, जो मैंने आपको चेन बताया था, जॉर्डन को ये सब फॉलो करते हैं, है ना। तो कभी कोई ये सोचता है टीएस एलियट भी तो मेटाफिजिकल पोएट को अप्रिशिएट करते, तो उन्होंने ऐसे भी लिखा है, तो गलती से यहाँ पे लगा के आ जाएंगे वो, क्योंकि है ना। तो देखिए बहुत ही क्लोज ऑप्शन देते हैं वो, ठीक। तो चलिए सी वाला है, बहुत सही आंसर। अब नेक्स्ट 7th वाला पढ़िए। पढ़ लिया? यस सर। ओके फाइन, तो अब हम 7th वाला देखते हैं यहाँ पे, और आगे चलते हैं। तो ये सारे नोट्स मैं आपको भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, और ये जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसको रिकॉर्डिंग को आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा यूट्यूब पे, तो जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। अब आते हैं 7th पे। अब देखिए इसका ये सब चीजें क्या है। तो एरिस्टोटल पोएटिक्स, एरिस्टोटल का जो पोएटिक्स है, एक्चुअली उन्होंने कब लिखा, क्यों लिखा, इसमें क्या था, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, तो अब हम वो सारा समझेंगे। तो सबसे पहले एरिस्टोटल किसके शिष्य थे, डिसाइपल किसके थे? प्लेटो के, है ना। अच्छा, ग्रीक लैंग्वेज में इमिटेशन का मतलब क्या होता है, को मिमीज कहा जाता है ना, यानी मिमीज यानी इमिटेशन, किसी चीज की नकल करना, कॉपी करना, दैट इज इमिटेशन,
है ना? Imitation. हाँ, और ग्रीक लैंग्वेज में इमिटेशन को हम बोलते हैं मिमेसिस, है ना? तो मिमेसिस जो होता है या थ्योरी ऑफ क्या है, इमिटेशन, एक ही बात है। तो कहीं पे आपको मिमेसिस बोल दे या कहीं थ्योरी ऑफ इमिटेशन बोल दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो मतलब दोनों एक ही मतलब, क्योंकि उसी को लैटिन में उसको, सॉरी ग्रीक में उसको क्या बोला जाता है, मिमेसिस। सो थ्योरी ऑफ इमिटेशन किसने दिया है, एरिस्टोटल ने। और एरिस्टोटल किसके डिसाइपल थे, प्लेटो। और उन्होंने जो थ्योरी ऑफ इमिटेशन दिया हुआ है, उनका एक बुक था पोएटिक्स, है ना, ये जो पोएटिक्स है उसमें उन्होंने लिखा है। ठीक, ओके, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है यहाँ पे, बाहर काम चल रहा है। ओके, तो एरिस्टोटल के एक गुरु थे जो हमने पढ़ लिया, प्लेटो। और प्लेटो ने एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या था, रिपब्लिक। ठीक है, आवाज आ रहा है? हाँ, तो प्लेटो ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था रिपब्लिक। ठीक है, और प्लेटो ने इसमें थियरी ऑफ इमिटेशन को क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, क्या उन्होंने क्या किया था इसमें, उसको क्रिटिसाइज किया था। यस, अब कैसे क्रिटिसाइज किया था ये मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि प्लेटो ने क्या लिखा था, एक बुक लिखा था रिपब्लिक, और उसमें उन्होंने थियरी ऑफ इमिटेशन, है ना, को क्रिटिसाइज किया था। अब कैसे किया था, क्या किया था और क्या बोला था, तो ये मेन पॉइंट है। अच्छा, जो ये रिपब्लिक बुक लिखा था उसमें और क्या, एक तो सबसे पहले उन्होंने थियरी ऑफ इमिटेशन को क्रिटिसाइज किया, दूसरा उन्होंने क्या लिखा था, प्लेटो ने अपने बुक रिपब्लिक में क्या कहा है कि जो पोइट्स हैं उनको देश से बाहर निकाल देना चाहिए, है ना, और जो पोइट्स हैं, है ना, अनाप शनाप लिखते रहते हैं कुछ भी। और उन्होंने बोला था ये बिल्कुल पागलपन के जैसा है, कुछ भी लिखते हैं। अभी आपने देखा वो कीड़े वाला एग्जाम्पल, हाँ, तो क्या, तो कोई नॉर्मल आदमी ही बोलेगा कि ये पागलपन है भाई। ठीक है, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट इनके शिष्य बोलेंगे। ठीक है, एरिस्टोटल जस्ट अपोजिट बोलते हैं, और इसी का रिस्पॉन्स में उन्होंने वो बुक लिखा था, है ना, पोएटिक्स। तो अच्छा, प्लेटो भी देखिए अपनी जगह पे ठीक है, और एरिस्टोटल भी अपनी जगह पे ठीक है। तो पोइट क्या मतलब वो बोलते हैं इनको देश से बाहर निकाल देना चाहिए, अनाप शनाप कुछ भी लिखते हैं, एक पागलपन है, इनको बिल्कुल बाहर निकाल दो, और आर्ट किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, तो एरिस्टोटल शिष्य थे वो प्लेटो के, और प्लेटो के इस बात से वो बिल्कुल सहमत नहीं थे, जबकि वो उनका फेवरेट स्टूडेंट हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन इस बात से वो बिल्कुल सहमत नहीं थे। अब देखिए, अब कैसे नहीं थे, क्योंकि प्लेटो के बुक जो रिपब्लिक में के रिस्पॉन्स में उन्होंने, यानी एरिस्टोटल ने एक बुक लिखा था पोएटिक्स, है ना। तो पोएटिक्स किसने लिखा है, एरिस्टोटल ने। किसके रिस्पॉन्स में, रिपब्लिक के रिस्पॉन्स में। और रिपब्लिक किसने लिखा है, प्लेटो ने लिखा है। और प्लेटो उसमें क्या बोलते हैं कि जो ये पोइट्स हैं वो बिल्कुल पागलपन जैसा कुछ भी लिखते रहते हैं, अनाप शनाप, उनको देश से बाहर निकाल देना चाहिए, आर्ट किसी काम का नहीं। अब इसको कैसे गलत वो प्रूफ करते हैं, ये देखिए। तो इस बुक में एरिस्टोटल ने थियरी ऑफ इमिटेशन के माध्यम से पोएट्री का डिफेंड किया है कि भाई ये जो पोएट्री है ये अनाप शनाप नहीं लिखते हैं, ये पागलपन नहीं है, और इसको उन्होंने प्रूफ किया। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कैसे। देखिए, अच्छा, इसका प्रोनाउंसिएशन है रेट्रिक, एच नहीं, रेट्रिक, है ना, रेट्रिक, है ना, नाउन है। ठीक, और इसका मतलब क्या होता है, अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग टू इम्प्रेस समवन, है ना, दिखावे के लिए। ठीक, तो एक तो ये तरीका है, और दूसरा है हमारा इमिटेशन। तो इन दोनों में फर्क है, दिखावे के लिए कोई चीज करना और इमिटेशन करना, है ना, वो दोनों अलग है। कैसे, अब जैसे मान लीजिए एक कारपेंटर है, ठीक, कारपेंटर को एक आइडिया आया, क्या आइडिया है उसके दिमाग में, एक चेयर बनाने का आइडिया है। उसने दिमाग में सोचा कि यार मैं ऐसे ऐसे 4 पैर लगा दूं तो इस पे आदमी बैठ सकता है ना, चेयर। अब उसने आइडिया को क्या कर दिया, कॉपी किया, इमिटेट किया, कॉपी किया, समझ रहे हो आप, आइडिया को इमिटेट किया। तो यहाँ पे वो किस लिए आइडिया कर रहा है, चापलूसी, दिखावा करने के लिए। हाँ, तो ये इससे अलग हुआ कि नहीं, इस टर्म से, रेट्रिक से। तो इमिटेशन जो है और रेट्रिक दो अलग चीजें हैं, है ना। तो जो कारपेंटर, तो प्लेटो क्या मानते थे, आर्ट इज ट्वाइस, या इस तरह के लाइन दे सकते हैं आपको कभी कभी, आर्ट इज ट्वाइस, और कहीं कहीं पे थ्राइस भी लिखा हुआ है। तो मैंने दोनों ही लिख दिया, कहीं पे ट्वाइस लिखा हुआ है, कहीं पे थ्राइस लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो आर्ट इज ट्वाइस या फिर आर्ट इज थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, ऐसा प्लेटो बोलते थे। क्यों प्लेटो क्यों बोलते थे, क्योंकि प्लेटो को इनको पसंद करते नहीं थे, बोलते थे अनाप शनाप लिखते हैं। तो आर्ट इज ट्वाइस या थ्राइस रिमूव्ड, मतलब रियलिटी से ये दुगना तिगुना दूर है, ऐसा बोलते थे आर्ट। लेकिन तो अब देखिए, जो एरिस्टोटल है वो कैसे डिफाइन करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई जैसे एक कारपेंटर है, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, है ना, आइडिया आया, और उसने उसको इमिटेट किया, कॉपी किया, चेयर बनाया।
अब चेयर बनाया, उसके बाद चेयर वो एक पेंटर ने देखा, उसने बोला अरे बहुत ही सुंदर है ये, तो उसने उसकी पेंटिंग बना डाली। तो देखिए यहाँ से ये कॉपी हुआ है ना, आइडिया को कॉपी किया कारपेंटर ने, तो ये कॉपीड है ना, ये कॉपीड चीज है, फिर कॉपी चीज का फिर से कॉपी कर लिया पेंटर ने, है ना, यानी कॉपी वस्तु का फिर से कॉपी किया गया जब पेंटर ने किया उसको। तो क्या ये गलत बात है कॉपी करना, है ना? क्या इमिटेशन करना गलत बात है? बिल्कुल नहीं है। सो इट इज अ शैडो ऑफ शैडो, है ना, ये लाइन भी देते हैं, इट इज अ शैडो ऑफ शैडो, कॉपी ऑफ कॉपी, ठीक है। तो प्लेटो को पोएट्री पसंद नहीं था, तो उनका मानना था कि ये लोग जो है इमेजिनेशन करते हैं और कॉपी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, मतलब अपना कुछ करते नहीं, बस कॉपी करते हैं और इमेजिनेशन कुछ भी इमेजिनेशन करते हैं। सो पोएट्री इज मदर ऑफ ऑल लाइज, है ना, सारे झूठ का मदर है क्या पोएट्री, ये प्लेटो का मानना था। तो एरिस्टोटल कहते हैं क्या कि इमेजिनेशन जरूरी है, जबकि जस्ट उल्टा एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि इमेजिनेशन जरूरी है। भाई यदि कोई एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे प्लेन बना, तो पहले ही थोड़ी ना बन गया होगा, पहले लोगों ने इमेजिन ही तो किया होगा कि भाई कुछ ऐसा चीज हो जिसमें लोग बैठ के उड़ सकें, तभी तो उसको बनाया होगा, है ना। जैसे मैंने आपको चेयर का एग्जांपल दिया, तो पहले उसने सोचा ना कि भाई 4 पैर वाला कुछ बनाए जिसपे हम बैठ जाएं, ऐसे प्लेन का। तो एरिस्टोटल बिल्कुल सही कह रहे हैं अपने जगह पे कि इमेजिनेशन करना बहुत जरूरी है। बिना जो लोग इमेजिनेशन नहीं करते जैसे जानवर, तो आज भी वो जानवर हैं, हम ह्यूमन क्यों हैं? क्योंकि हम इमेजिनेशन करते हैं, है ना। तो इमेजिनेशन तो बहुत जरूरी है। सो अब यहाँ पे देखते हैं, जस्ट अ सेकंड, हाँ थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ मैं। Okay, so it is not about what was or what is, but what ought to be. एरिस्टोटल बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि क्या था, है ना, क्या है, लेकिन क्या होना चाहिए। तो भाई आप कुछ भी कॉपी कर रहे हो, ठीक है, तो कॉपी कर रहे हो, तो जैसे चेयर का एग्जांपल हमने लिया या प्लेन का एग्जांपल लिया, तो क्या था कैसा ये उससे मतलब नहीं, आपने कॉपी करके क्या होना चाहिए, कुछ आपने अच्छा डेवलप किया, तो इमेजिनेशन बढ़िया है ना। तो अब बात करते हैं एरिस्टोटल के बुक पोएटिक्स की। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है क्या, मिमेसिस, जिसके बारे में अभी तक हमने पढ़ा कि मिमेसिस यानी कि अभी हमने पढ़ा था मिमेसिस का पूरा कॉन्सेप्ट, हाँ इमिटेशन, है ना, कि आप इमिटेट करते हो, तो इसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया, अभी तक वही पढ़ रहे थे हम। दूसरा भाग जो पोएटिक्स का है वो है हमारा डिफरेंट जॉनर। डिफरेंट जॉनर्स का मतलब क्या हो गया? जॉनर्स का मतलब होता है टाइप या स्टाइल ऑफ लिटरेचर या म्यूजिक या फिल्म, है ना। तो डिफरेंट जॉनर के ऊपर लिखा है, जो पोएटिक्स जो बुक लिखा है, किसने लिखा है? एरिस्टोटल ने। किसके रिस्पॉन्स में लिखा है? रिपब्लिक किसने लिखा था? प्लेटो ने, है ना। ठीक, तो ये जो पोएटिक्स है 3 भागों में, सबसे पहला भाग हमने पढ़ लिया इसका इन शॉर्ट। दूसरा भाग क्या है इस बुक का कि डिफरेंट जॉनर, है ना। और डिफरेंट जॉनर में क्या लिखा हुआ है? इसमें डिफरेंट जॉनर में उन्होंने बताया किसके बारे में? ट्रेजेडी के बारे में। सिर्फ ट्रेजेडी के ऊपर बात किया है कि ट्रेजेडी जो लिखा जाता है, अब जब मैंने बताया ना जॉनर का मतलब क्या है, टाइप या स्टाइल ऑफ लिटरेचर, म्यूजिक, फिल्म एक्सेट्रा। तो इसमें बहुत तरह के टाइप्स हो सकते हैं ना, कॉमेडी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन उन्होंने सिर्फ जॉनर में सिर्फ एक ही टाइप की बात की है, वो क्या है? ट्रेजेडी। और ट्रेजेडी को 2 भागों में बांट दिया, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, तो वो हम पढ़ेंगे। हाँ, और लास्ट में ये तीसरा भाग भी पढ़ेंगे हम। तो आप देखते हैं पहले सेकंड का इंटरनल एक्सटर्नल में ट्रेजेडी के बारे में क्या लिखा है। हाँ, अब देखिए इसको यहाँ पे ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी में क्या होता है? जो ट्रेजेडी है ना, जैसे आपने विलियम शेक्सपियर का ट्रेजेडी कौन सा फेमस है बताइए? हैमलेट पढ़ा है? एंड आवाज कट रहा है। एंड सैडनेस के साथ हो, दैट इज कॉल्ड ट्रेजेडी। यस, तो उसमें दुख होता है, उसमें सैडनेस होता है। तो इसमें सिर्फ उन्होंने एक ही जॉनर के बारे में बात किया हुआ है, जो है ट्रेजेडी, और उसमें उसको 2 भागों में बांट दिया, इंटरनल एक्सटर्नल। कि सबसे पहले जो किसी भी ट्रेजेडी का प्लॉट बहुत अच्छा होना चाहिए। प्लॉट का मतलब क्या होता है? प्लॉट, स्ट्रक्चर। हाँ, स्ट्रक्चर, उसकी जो मेन कहानी है ना, कि स्टार्टिंग प्लॉट जो कहानी है उसका, वो स्टार्टिंग कैसे होगा, बीच में क्या होगा, एंड में क्या होगा। तो स्टार्टिंग का प्लॉट अच्छा होना चाहिए, बीच का प्लॉट अच्छा होना चाहिए, एंड का प्लॉट, मतलब ऐसे नहीं कि हमने कोई भी मूवी बनाते हैं तो आप ये चीज फॉलो करते हैं राइटर्स, ऐसे नहीं कुछ भी कहानी में डाल दिया, है ना, और फिर वो पिट जाती। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्लॉट, किसी भी ट्रेजेडी में प्लॉट मतलब बिगिनिंग, मिडिल और एंड तीनों, हाँ, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका प्लॉट, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं। अब ये नहीं है कि आपने देखा होगा, यदि हम मूवी की बातें कर लें,
है ना, बॉलीवुड मूवीज या हॉलीवुड मूवीज जो भी देखते हैं आप, तो उसमें कभी कभी, या बॉलीवुड की बात कर लेते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा, कि कभी कभी ऐसा होता है कहानी की वजह से ना हीरो भले ही नया हो, मूवी हिट हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत ही हीरो चल रहा है, हीरोइन चल रही है, एक्ट्रेस है ना, और कहानी बेकार होती है, बुरी तरह से पिट जाती है मूवी। तो फ्लॉप हो जाती है वो। हाँ, क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लॉट जो है ना उसका वो इंपॉर्टेंट रखता है बाकी किसी भी एलिमेंट से। ठीक, चाहे एक्टर कितना यस भी यस। अच्छा हो, है ना, लेकिन प्लॉट खराब है तो पिट जाएगा वो कहानी पक्का। ठीक, तो सब, यदि एक प्लॉट अच्छा नहीं है तो सब बेकार। ठीक, चाहे बिगिनिंग एंड और मिडिल सब देख के करना होता है। तो ये समझ में आया आपको? तो ये क्या है? ये इंटरनल चीज है। ये जो है इसको इन्होंने क्या बताया अपने बुक में, इंटरनल पार्ट बताया प्लॉट को। ठीक, ट्रेजेडी, ट्रेजेडी को छह मैंने आपको बताया ना, इंटरनल एक्सटर्नल में। तो जो प्लॉट है उसको उन्होंने इंटरनल बोला है। दूसरा होता है कैरेक्टर। ठीक, अब कैरेक्टर कैसा होना चाहिए उसमें, एक्टर जो है या एक्ट्रेस जो है उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए सर। हाँ, अच्छा हीरोइक, तभी एक तो हीरोइक होना चाहिए, आम इंसान से वो थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का क्वालिटी रखता हो। अलग हटकर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि यस। सारे ही क्वालिटी उसमें अलग हैं, मतलब ऐसा लग रहा है सुपरनैचुरल टाइप का आ गया। मैक्सिमम अच्छी हो। हाँ, कुछ मंगल ग्रह से यस कोई टपक के आ गया जिसमें सारी क्वालिटी बहुत अच्छी है ना? ऐसा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई इंसान है, उसमें भी कुछ गलतियां तो होंगी। मतलब उसको मींस मैक्सिमम अच्छी हो, अलग हटकर हो हाँ, जो। राइट, मैक्सिमम अच्छी हो, ये नहीं कि मतलब उसको सुपरनैचुरल कुछ अलग ही बना दिया। ठीक, और हमर्शिया, हमर्शिया मतलब कि उसमें भी कुछ कमी होना चाहिए, एरर एरर करे, वो कुछ गलती करे, है ना? यस, ठीक, तो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट अ सेकंड, ये इतना ही है शायद, हाँ ऊपर नहीं जा रहा। ओके, तो मैं दोबारा लेता हूँ नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे ठीक है। देखिए, जैसे हैमलेट आपने पढ़ा होगा, तो हैमलेट में क्या था, उसको आदत क्या थी कि वो हर बात को टालता रहता था। अब भाई जिसके जिसके फादर को मार दिया गया हो, है ना, और उसको पता था, शक था, लेकिन वो बिल्कुल करते ही नहीं, उसमें कोई रिएक्शन नहीं करता है। जब तक गोस्ट आके खुद नहीं बोलता कि भाई मेरा मर्डर हुआ है, तुम इसका बदला लो, तो उस तक तो उस सिचुएशन तक तो वो टालता है ना, उसको आदत ही टालने की। ठीक है, तो जो हीरो है ट्रेजेडी ट्रेजेडी में, उसका कुछ ऐसा क्वालिटी, मतलब अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने पूरा ही सुपरनैचुरल दिखा दिया। ओके, तो ये गुडनेस, पहला पहला क्वालिटी क्या हो, गुडनेस, है ना, और एप्रोप्रिएटनेस होना चाहिए। जो जैसा है वैसा ही। अब ये नहीं कि दिखा तो रहे हो राजा, लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल भिखारियों वाला है ना, मतलब क्वालिटी भी तो राजा की तरह होना चाहिए, राजा की तरह चलना चाहिए उसको, राजा की तरह उसको ड्रेस पहनना चाहिए। ठीक, तो तभी तो वो पता चलेगा कि हाँ भाई ये राजा है आपके इसमें कैरेक्टर में। ठीक है, और यदि कोई विमेन है तो उसको विमेन के जैसे, मतलब औरतों की तरह हरकत करना चाहिए। यदि राजा है ना, तो राजा की तरह, मेल है तो मेल की तरह हरकत करना चाहिए। पता चला वो मेल है लेकिन फीमेल की तरह उसकी हरकतें हैं। ठीक, तो दैट इज एप्रोप्रिएटनेस, कि कैरेक्टर एप्रोप्रिएट होना चाहिए अपने आप में। ठीक है, और कंसिस्टेंसी, है ना, कंसिस्टेंसी का मतलब ये, शुरू में तो आपने बता दिया कि भाई वो मतलब बहुत ही अच्छे कैरेक्टर का है ना, और अचानक उसको बीच में बुरा बना दिया आपने। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? तो कंसिस्टेंसी कि भाई उसके अंदर इंसानियत है, तो शुरू से ही इंसानियत दिखाओ उसमें कि इंसानियत है, इंसानियत है। मतलब बीच में आपने अचानक उसको विलन बना दिया, ठीक है, और फिर आपने वापस उसको अच्छा बना दिया, तो ऐसा उल्टा सीधा नहीं करना चाहिए। ठीक, ओके, तो ये दूसरा पार्ट था जो कि आपका क्या है यहाँ पे, हाँ, Yes. एक्सटर्नल एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल की बात कर रहे हैं, है ना, ये प्लॉट भी इंटरनल हो गया, कैरेक्टर भी। अब थॉट, है ना, जो थॉट है, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए देखिए, थॉट में क्या है, थॉट में क्या है, द इनर क्वेश्चनिंग दैट गोज ऑन इनसाइड, है ना, जो हमारे दिमाग में अंदर जो कैरेक्टर उसके दिमाग में जो थॉट चल रहे होते हैं, जो क्वेश्चंस चल रहे, सॉरी जो क्वेश्चनिंग चल रहा होता है, उसी को थॉट बोलते हैं हम, इंटरनल है ना, जैसे है ना, और तो इसको हम इसको डायनियो या थॉट दोनों ही बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म भी यूज किया जाता है, डायनियो और थॉट, इसी को थॉट बोलते हैं। क्या करूं ना करूं, एक वो था ना, एक इसमें हैमलेट में था, एक लाइन आता है, मैं भूल गया। तो उस वो सोच रहा है उस समय कैरेक्टर, दैट इज थॉट। तो ये तीन चीजें क्या हो गई आपके, ये तीन चीजें क्या हो गया आपका, इंटरनल पार्ट, है ना। अब एक्सटर्नल देखते हैं, है ना, अब एक्सटर्नल देखते हैं, जिसको उन्होंने अपने बुक में एक्सटर्नल बताया है। तो एक्सटर्नल किस किस को बताया उन्होंने, सबसे पहले डिक्शन को बताया, यानी कि लैंग्वेज, है ना। तो पोएट्री में जैसे फिगर ऑफ स्पीच आता है, प्रोज में जैसे इजी लैंग्वेज होना चाहिए। यदि आप मतलब वो बता रहे हैं कि यदि आप पोएट्री लिख रहे हो तो उसमें फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करिए,
प्रोज लिख रहे हो तो उसमें इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए। यानी डिक्शन क्या है? एक्सटर्नल चीज है, एक्सटर्नल, ये इंटरनल चीज नहीं है ना। अच्छा, म्यूजिक को उन्होंने क्या बताया फिर? म्यूजिक भी, उसकी हाँ, जो म्यूजिक है वो भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सटर्नल चीज है ये इंटरनल में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक, ओके। और स्पेक्टिकल यानी कि विजुअल एलिमेंट्स, कि भाई मतलब कि यदि कोर्ट है, दरबार है, तो कैसा सजा हुआ है, ठीक है। लेकिन इन सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि हम ये दे दें कि कोर्ट